कौन कौन है? अरे जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगाओ। अदिति, विपिन, युवराज, आरबी गेमिंग, अभिनव कुमार। आरबी गेमिंग, क्या बेटे आप अपने ओरिजिनल नाम से लॉगिन कर सकते हैं? सोचो ना बेटे, आरबी गेमिंग। कभी बेटे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, फिर कभी सड़क में कभी अपन दोनों मिलेंगे, तुम आओगे, अरे सर आप नवनीत सर हो ना? मैं बोलूंगा हाँ। मैंने कहा फिर मैं कहूँगा आप पहचानते हो मुझे? फिर आप बोलोगे हाँ सर मैं पहचानता हूँ। मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? सर मैं आपकी बैच में सीएम इंटर की क्लास में बैठा करता था। अच्छा क्या नाम है? सर मेरा नाम ये है। फिर मैं कहूंगा बेटा ये ऐसा तो कोई नाम का स्टूडेंट मुझे याद नहीं आ रहा। फिर आप बोलोगे सर सर मैं आपकी क्लास में ना आरबी गेमिंग के नाम से लॉगिन किया करता था। फिर मैं कहूंगा अच्छा, ऐसी नौबत क्यों आने देना, कम से कम नाम तो लिख दो बेटा, है कि नहीं? तो पता चलेगा कि अपनी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट बैठे, कौन कौन से नहीं बैठे। ओके हाँ सर। अभिनव, युवराज, राहत अली। राहत अली पर पढ़ू कि बेटे रेहत अली पढ़ू? डी डिब्रू अपडेट, शशांक। ओके सर प्राइस कितना है क्लास का? अरे बेटा इसके लिए ना ऑफिस में कॉल कर लो। डिब्रू अपडेट्स मतलब अब ऐसा क्या है, फीस वगैरह ऑनलाइन डिस्कस करना अच्छा ही लगता ना बेटे। अब क्या यूट्यूब में लेक्चर पढ़ा रहेगा, फिर बोलेंगे लो सर अपने ही मुंह से फीस बता रहे हैं, सर खुद ही बता रहे हैं कि उनकी बोली कितने में लगती है, वो कितने में बिकते हैं एजुकेशन के बाजार में। अच्छा नहीं लगेगा ना बेटे। तो ऑफिस में एक बार कॉल करके पता कर लो फीस वगैरह कितनी है, ठीक है? हाँ, और लगेगा तो बेटे बैनर वैनर डलवा देता हूँ आज ग्रुप में, उसमें पूरी फीस पता चल जाएगी। साउंड ओके है? साउंड वीडियो ओके? ओके शशांक थैंक्स अलॉट। उदय देशमुख, सर ऑफिस में कॉल करूं विचारू सकता? हाँ ऑफिस ऑफिस मध्ये कॉल करू विचारू सकता तुम्ही। मला मराठी येत नाही बट इतना क्या बोलते समझा, इतना समझा मला, ऐसा ठीक है ना? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटे दिया, वेरी गुड मॉर्निंग। शुभम गवाने वेरी गुड मॉर्निंग। उदय, राधेस कॉर्नर, प्रजाक्ता, राहत अली बढ़िया ओके, हर्षिता और बेटे सभी लोग, समस्त भारत परिवार। राहत अली पढ़ना है? ओके बेटे राहत अली पढ़ता हूँ फिर मैं। सर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बिल्कुल डेफिनेटली बेटे ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर। हाँ बेटे जय गुप्ता ने फीस बताई है, सभी लोग जय गुप्ता का मैसेज पढ़ लें। सर लेकिन आप फीस बताने से इतना बचते क्यों हो? क्या करोगे बेटे, बचना पड़ता है, ठीक है ना? हाँ बेटे जय गुप्ता ने फीस बताई है, सभी लोग जय गुप्ता का मैसेज जरूर पढ़ें, ठीक है? मेरी तरफ से भी एक बार और पढ़ें। आगे चलूं? यस सर। सर मैं आरबी, अच्छा पलकुंडा, अब पलकुंडा रामोजी। ओके रामोजी बोलूंगा चलेगा ना? हाँ रामोजी, हाँ रामोजी है बेटे आरबी गेमिंग। ओके सर डन। चलो बेटे पिछली क्लास के अंदर हमने शुरू किया था अकाउंटिंग साइकिल। जल्दी से बेटे पहले हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा? हमारा पढ़ने का तरीका यही होगा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो पढ़ रखा है पहले बेटे हम उसको रिवाइज किया करेंगे, उसको रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ा करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, एक बार और मैं लिंक को शेयर कर दूं। लिंक आई थी कि नहीं? कब सुबह आई थी कि कल कल आई थी? कल आई थी 10:30 ओके। चलो एक बार और मैसेज डाल दिए, जिसको आना होगा वो भी क्लास अटेंड कर लेगा। हाँ सर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बिल्कुल करवा देता हूँ बेटे। सर मैं ठीक है चलो आगे चलते हैं बेटे। पिछली क्लास के अंदर हमने शुरू किया था अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है कि कुल मिला के आपको ये समझना होता है कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसी होती है, हाउ द अकाउंटिंग प्रोसेस गोज ऑन, किस तरीके से आप अकाउंटिंग करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना होता है, व्हाट यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप इन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हम लोग सीखते हैं अकाउंटिंग साइकिल में। अकाउंटिंग साइकिल में स्टेप नंबर वन क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजैक्शन। मैं बार बार बता दूं बेटे, आपका मन करे या ना करे, ठीक है ना, आपको ठीक लगे या ना लगे, आप ये समझ लें
कि जितनी थ्योरी मैं आपको लिखवा रहा हूं और जितनी थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए अटमोस्ट नेसेसरी है, अटमोस्ट कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया था। पेपर के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होगा, देयर विल बी नो ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 आएंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 5 उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर मैच द फॉलोइंग का। और ये पूरे के पूरे 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। इसीलिए बेटे यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ना निहायत ही जरूरी है और आपको बेसिकली कुछ थ्योरी के ऊपर कंसंट्रेट करना, फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल की हम लोग बात कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आप अपनी अकाउंट्स की बुक को कैसे मेंटेन करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होगी, 2 क्या होगी, 3 क्या होगी, 4 क्या होगी, 5 क्या होगी, और किस तरीके से आप अपनी अकाउंट्स की बुक को क्लोज करेंगे, किस तरीके से आप अपने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो कंप्लीट अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है, दैट कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस इज जनरली प्रेजेंटेड बाय अ अकाउंटिंग साइकिल डायग्राम। अकाउंटिंग साइकिल डायग्राम होता क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहली स्टेप कहती है आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। कई बार ऐसा भी होता है बेटे स्टूडेंट, अक्सर होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। तो आइडेंटिफिकेशन का अगर आप मतलब समझो तो आइडेंटिफिकेशन का हिंदी वर्ड होता है पहचानना। क्या होता है बेटे? पहचानना। ऐसा बेटे अगर मान लो किसी को समझने में दिक्कत होती होगी ना तो उसके हिंदी वर्ड उसके बाजू में लिख लिया करो। इससे होगा ये कि चीजों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या पहचानना है सर? हमें तो पहले ये पहचानना है कि जितनी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है और कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। सर और कैसे पता करेंगे? हर वो बिजनेस एक्टिविटी जिसे आप या तो ट्रांजैक्शन के नाम से पुकारें या तो आप इवेंट के नाम से पुकारें, हर वो बिजनेस एक्टिविटी जो फाइनेंशियल नेचर की हो, जिससे बेटे आप फाइनेंशियल नेचर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सर कौन सी एक्टिविटी फाइनेंशियल नेचर की होगी? बेटे कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो आपकी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये होते हैं बेटे 5 पैरामीटर आपके अकाउंटिंग के। ठीक है ना? पहला पैरामीटर कौन सा? एसेट। या तो इस किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को करने से आपकी एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या आपकी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या आपकी कैपिटल के ऊपर कोई इंपैक्ट आ जाए, या आपकी इनकम के ऊपर कोई इंपैक्ट आ जाए, या आपके एक्सपेंसेस के ऊपर कोई इंपैक्ट आ जाए। यानी ये डेमो क्लास चल रही है क्या? हाँ बेटे खुशी, अभी डेमो क्लास चल रही है। आगे चलते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो आपकी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या एक्सपेंस, इनके ऊपर किसी एक के ऊपर या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हो, इनकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकती हो, उस बिजनेस एक्टिविटी को कहा जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। और अगर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है ओनली देन आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसे अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज दीज ट्रांजैक्शन और इवेंट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो चलो बेटे सबसे पहले क्या करना है? सर पहचानना है। क्या पहचानना है? हमें पहचानना है कि कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाए और कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाए। साथ में बेटे पहचानने से रिलेटेड एक चीज और आती है कि आपको यह भी पता करना होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो आपकी ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। बेटे पिछली क्लास के अंदर हमारी बात भी हुई थी कि हम जितने भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वॉट एवर काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग, बिजनेस एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सारी बिजनेस एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है ट्रांजैक्शन और एक होती है इवेंट। हाँ बेटे बारबी, आगे चलते हैं। सर ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो बेटे कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी, ऐसी कोई भी हरकत, ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसा कोई भी एक्शन, सर फुल कोर्स ना कराएंगे बेटे? बिल्कुल कराएंगे। कैसे नहीं कराएंगे बेटे? फुल कोर्स नहीं कराएंगे तो फिर मतलब ही क्या आया? ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं बेटे। क्लासेस डेमो है लेकिन डिटेल में पढ़ा रहे हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके थैंक यू बेटे अनुष्का। आगे चलते हैं। सर कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन और कौन सी एक्टिविटी इवेंट है? तो अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो आपकी इनफ्लो ऑफ एसेट को रिप्रेजेंट करे या जिससे आपकी एसेट का आउटफ्लो हो रहा हो, वो कहलाते हैं ट्रांजैक्शन। सर इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मतलब
इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटे आपकी एसेट्स। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उससे अगर आपकी एसेट या तो इंक्रीज हो रही है, और एसेट के इंक्रीज होने को हम लोग कहते हैं इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो या तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाए या तो आपकी एसेट डिक्रीज हो जाए, तब वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इससे आपकी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई ना तो आपकी एसेट्स डिक्रीज हुई, तो फिर ये होती है आपके इवेंट्स। आगे चलूं? हाँ सर। और पहचानने का दूसरा तरीका बेटे पहचानने का था कि अगर आप किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांजैक्शन। लेकिन आप किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें आउटसाइडर की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, बिना किसी बाहर वाले का हेल्प लिए या बिना किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व किए अगर आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, तब ये होगा आपका इवेंट। सर ये डेमो क्लास होल सिलेबस का होगा या बस कुछ दिन चलेगा? बेटे डेमो क्लासेस कुछ दिन चलेंगी, ठीक है, कुछ दिन चलने के बाद फिर उसके बाद में हमारा अगला पड़ाव शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है सर आगे चलो। इसके बाद सर आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, सबसे पहले हमें पहचानना है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी इवेंट है। वो पहचानने के बाद फिर हमें यह देखना है कि कौन से ट्रांजैक्शन अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। तो आंसर इज, कौन से ट्रांजैक्शन अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होंगे, तो ओनली दोस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर। तो बेटे अब सवाल ये है कि सर पता कैसे करें? तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं जिसमें आपकी एसेट या तो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या तो फिर लायबिलिटी या तो कैपिटल या तो इनकम या तो एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तब ये आपके फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे। ओनली देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इतनी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, इतनी मेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर आप आओगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? स्टेप नंबर 2 है रिकॉर्डिंग। आपको क्या करना है? आपको अपने ट्रांजैक्शंस को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना है। अब आपने बेटे बुक मेंटेन करना शुरू कर दी। सर ये बुक मतलब होता क्या है? कुछ नहीं होता बेटे, सिंपल सी नोटबुक होती है, जैसे आपके सामने होता है ना 11th और 12th क्लास के अंदर आपने एक अकाउंट की नोटबुक बनाई होगी, एक रजिस्टर खरीदते थे आपने एक अकाउंट की नोटबुक बनाई होगी, इकोनॉमिक्स की नोटबुक बनाई होगी। तो ये सारी जैसे आपने रजिस्टर मेंटेन किए थे, वैसे ही अकाउंट्स के अंदर भी रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन अब रजिस्टर वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता ना, तो अपन ने कह दिया बुक्स ऑफ अकाउंट, और कुछ नहीं है, दमदारी के लिए, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन के लिए कि भैया महंगा काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं होता। ठीक, तो मुद्दा ये है, अब आप अपने ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार जिस समय ट्रांजैक्शन होगा, एट द सेम मोमेंट एट द सेम टाइम, आप उसे इमीडिएटली अपनी अकाउंट की बुक में, हाँ बेटे विपांशु ये डेमो क्लासेस है हमारी, उसे आप अकाउंट की बुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे। सर ये डेमो लेक्चर रिकॉर्डेड है क्या? नहीं ना बेटे, डेमो लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है ना प्राजक्ता। ठीक है, ये देखो बेटे मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं, तुम कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, है कि नहीं? तो इससे दो बातें साबित हो जाएंगी बेटे प्राजक्ता। पहली बात कि ये डेमो क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है, और दूसरी बात ये कि आपको कोई रोबोट टाइप का आदमी भी नहीं पढ़ा रहा है, जिसके अंदर अपन ने टेप रिकॉर्डर जैसा फीड कर दिया होगा कि आया उसने लेक्चर को गिटर पिटर किया चला गया। पूछ के देखो तुम कोई सवाल बेटे, ठीक है ना? हाँ बेटे ये डेमो लेक्चर ही है विपांशु। आगे चलते, डन। तो उसके बाद आप जिस समय किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसी समय इमीडिएटली आपको इसे अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ उसी समय आप रिकॉर्ड करेंगे, इसे कहा जाता है बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर रिकॉर्डिंग करने का तरीका क्या है? रिकॉर्डिंग करने का जो तरीका है उसे हम अपनी अकाउंटिंग में कहते हैं जर्नल एंट्री, जर्नलाइजिंग। हाउ टू बाय योर फुल लेक्चर बताऊंगा ना बेटे, अपनी मार्केटिंग में पूरी करूंगा, टेंशन नहीं लेने का विपांशु बेटे। मार्केटिंग तो क्या होता है आजकल हम लोग के खून में आ गई है, ठीक है? थोड़ी सी क्लास बढ़ने दो ना, अभी करता हूं ना अपनी मार्केटिंग, भर भर के मार्केटिंग करूंगा बेटे। ठीक, आगे चलो। हाँ सर आप आगे चलो, ठीक है सर, डन। हाँ ओके, तो बेटे जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा इमीडिएटली उसे आप अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और उस ट्रांजेक्शन को जब पहली बार एट द इंस्टेंट और ऐसा एट अ सेम मोमेंट whenever the transaction is happening it is known as journal entry। सर जर्नल एंट्री होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे? जितने ट्रांजैक्शन आपने अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है ना,
उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को आप क्लासिफाई करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को आप सेम ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, इसे कहा जाता है पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो अगला स्टेप होता है यहां पे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कैसे होगी, तो क्लासिफिकेशन होगी बेटे पोस्टिंग के थ्रू। आप करेंगे यहां पर लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के थ्रू आप अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं, सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लेकर आते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो कभी आपने बनाई होगी, एक बनाया होगा आपने कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ क्या लिखा होता है, सर कैश के ट्रांजैक्शन। मैंने कहा ठीक है, तो बस इसी को कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने साल भर में जितने ट्रांजैक्शन किए हैं आपको उनकी समरी बनानी पड़ेगी। उनकी समरी बनाने की जो प्रोसेस है, समरी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम लोग समराइजेशन। और समराइजेशन किसके थ्रू होगी, आपके ट्रायल बैलेंस के थ्रू होगी। फिर उसके बाद अगर मान लो कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं या कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो आपकी अकाउंट की बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए लेकिन उनका रिकॉर्ड होना जरूरी है, अब उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है एडजस्टमेंट, उसके लिए की जाती है अकाउंट की बुक में एडजस्टमेंट। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक आपने अभी तक अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट की बुक में चार्ज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट आपने पढ़े होंगे। अब बेटे उन एडजस्टमेंट्स को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और ये होगी आपकी अगली स्टेप। अब इन एडजस्टमेंट को भी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करोगे तो जब भी बेटे रिकॉर्ड वर्ड आ गया समझ जाना क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। रिकॉर्ड का मतलब ही होता है एंट्री। आगे चलूं, यस सर आगे चलूं। फिर इसकी एंट्री बनाई जाएगी। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस आपने यहां बनाया था उस ट्रायल बैलेंस और इस एडजस्टमेंट को मिलाकर अब अगली स्टेप बनती है और वो कौन सी होती है, पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यानी एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद और पुराने ट्रायल बैलेंस में इन एडजस्टमेंट एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब क्या बनेगा, आपका एक और नया ट्रायल बैलेंस बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब आप अपनी अकाउंट की बुक को क्लोज करवा देंगे। क्लोज करवाने के बाद अब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता बेटे। जो बचपन में आप बनाया करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप बचपन में बनाया करते थे बैलेंस शीट, अगर बेटे कभी आपने बनाया होगा तो एक स्टेटमेंट और बनाया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह देते हैं। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, आपकी अकाउंटिंग खत्म। फिर अगले साल क्या होगा, फिर अगले साल यहीं से आपकी शुरुआत होगी और यहीं से बेटे आप फिर से अपनी अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे। दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग ईयर बाय ईयर। हर साल ये अकाउंटिंग साइकिल आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। हर साल आपकी अकाउंटिंग ऐसे ही चलती रहेगी। सर कब तक चलेगा ये अकाउंटिंग साइकिल, बेटे ये अकाउंटिंग साइकिल चलेगा तब तक जब तक आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि ये अकाउंटिंग साइकिल कब तक चलेगा तो अपन ने एक ही गाना गाना है। कौन सा गाना गाना है, जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी। तो बस अकाउंटिंग साइकिल बेटे जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक बिजनेस की सांसें चलेगी तब तक अकाउंटिंग साइकिल चलेगा। सर बिजनेस की सांसें बंद, अकाउंटिंग साइकिल खत्म। आगे चलें, यस सर। तो यहां तक हमारा क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन हो चुका था। आओ बेटे आज हमने क्लास के अंदर क्या कंप्लीट करना था, तो सर आज हमने क्लास के अंदर डिस्कस करना था आज हमने सर क्लास के अंदर डिस्कस करना था स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, स्टेप नंबर 1 हमने डिस्कस करना है, तो लिखेंगे बेटे मेरे साथ साथ स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। अरे बाप रे, तो भयंकर हिलती है यार, पकड़ के बैठना पड़ेगा क्या, जगह भी तो नहीं छोड़ी इन्हें पैर रखने के लिए। रुको एक मिनट। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या करना है, तो मैंने कहा था बेटे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने ये पता करना है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी जो आपकी ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आती है, इनका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। क्या पता करते हैं यहां पर, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन। इसी को कहते हैं बेटे हम लोग आइडेंटिफिकेशन। तो चाहो तो बेटे यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में इसी के नीचे,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू का मतलब है मीनिंग, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स आइडेंटिफाइंग financial impact of transaction on asset, liability and capital। तो पहला काम यहां पर यह होता है कि आपको यह पता करना होता है कि आपके ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा आपकी एसेट्स पे, आपकी लायबिलिटी पे और आपकी कैपिटल पे। तो इतना करने के बाद अब आपको 3 वर्ड और समझने पड़ेंगे कि सर एसेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और कैपिटल का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट। बताओ बेटे एसेट का मतलब क्या होता है, जो सुन रखा होगा बचपन से लेकर आज तक वही बताओ बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट। चलो प्रॉपर्टी वगैरह सर हमने कोई मशीन खरीद रखी है कि नहीं, तो ये तो एग्जाम्पल है, मीनिंग थोड़े ना है। मैंने कहा बेटे मीनिंग बताओ, एग्जाम्पल तो बेटे चलो पहले तुमने एग्जाम्पल बताया, मैं लिख देता हूं बेटे सर हमने ना मशीनें खरीदी हैं, ये हमारी एसेट है। हाँ जिसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले, प्रॉपर्टी खरीदी सर हमने एटसेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके यहां पर एसेट्स के। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भैया कौन एसेट की डेफिनेशन क्या होगी, कैसे पता करो कि किसी आइटम को आपको एसेट बोलना है या नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो एसेट, किसी भी चीज को एसेट बोलने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तब आप किसी भी आइटम को एसेट बोल सकते हैं। क्या ये मोबाइल फोन मेरे लिए मेरी एसेट है? सर हमको क्या पता आपके लिए एसेट है कि नहीं, तो बेटे पता करना पड़ेगा। सर कैसे पता करेंगे? पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपको इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब सर 12 महीने से ज्यादा। हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट को क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं बेटे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। हैंड राइटिंग बेटे थोड़ी सी कम ज्यादा है, अगर ना समझ में आए तो बेटे बीच में पूछते जाना, ठीक है ना। हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हर वो चीज जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, दोज एसेट विच कैन बी अर्निंग लॉन्ग टर्म आर बिजनेस। हाँ बेटे अभिनय बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। यस हर्षिता का भी आंसर एकदम सही है, यानी इतना तो बात समझ में आती है कि हर वो चीज जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि नहीं कैसे पता करें सर, सोचो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि नहीं, ये इसको देखने के लिए आप जब भी किसी सामान को लेकर आते हैं उस सामान को आप ये पता करते हैं कि क्या हम इसे लंबे समय तक यूज करने वाले हैं, क्या हम इसे लॉन्ग टर्म पर्पस से यूज करने वाले हैं, क्या हम इसे 12 महीने से ज्यादा समय तक यूज करने वाले हैं। अगर हाँ जवाब है आपका हाँ, इंटेंशंस आपकी क्या है, इच्छा क्या है, आप सोचते क्या है। अगर आपका जवाब है हाँ सर हम इसको 12 मंथ से ज्यादा तक यूज करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए इसके अंदर OWNED, ओन्ड, इसी के आगे लिखना और ऑब्लिक एंड, ओन्ड और ऑब्लिक एंड, कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंटिटी। सर अब ये क्या लिखा दिया है बेटे, मैंने ये लिखवाया है कि या तो वो आइटम आपने खुद खरीदा हो तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए ओन्ड, आप उसके मालिक बन गए। अब आप ये आपकी जागीर है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी एसेट है। लेकिन मैंने कहा बेटे और भी लिखा और एंड भी लिखा है, तो सर और एंड क्यों लिखा? मैंने कहा ओन्ड है और साथ में आप उसे कंट्रोल भी करते हैं तो भी वो आपकी एसेट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे ना खरीदा हो, आप उसके मालिक ना बने हो, लेकिन अगर फिर भी आप उस एसेट को कंट्रोल कर सकते हैं या उस आइटम को कंट्रोल करने की ताकत है, उससे मिलने वाले बेनिफिट को कंट्रोल करने की ताकत है, तब भी वो आपकी एसेट बन जाएगी। सर अभी अभी हमारे दिमाग में एक डाउट आया, मैंने कहा क्या? सर कोई भी चीज अगर हमने खरीद ली तब तो हमारी कंट्रोल में रहेगी ना, तब तो उसको एसेट कहना जरूरी है, हम तो उसके मालिक बन गए, और अगर हम मालिक बन गए तो डेफिनेटली वी आर कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर एसेट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटे, क्या बात कर रहे हो सर? अगर कोई चीज हमने खरीदी फिर भी हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे बेटे जो हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर रहते होंगे, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते होंगे, ऐसा ही है बेटे यहाँ पर, ठीक है ना। अब बेटे क्या होता है, मान लो एक फ्लैट सिस्टम है, ये बेटे मान लो फर्स्ट फ्लोर, ये है आपका सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, ये है फोर्थ फ्लोर, फर्स्ट सेकंड, और ये है बेटे आपका पार्किंग, ठीक है ना। ये है बेटे आपका पार्किंग एरिया, ये बन गया आपका फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, और ये है फोर्थ फ्लोर, ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर में भी यहां पर एक अपार्टमेंट इस साइड है, एक अपार्टमेंट इस साइड, सेकंड फ्लोर में भी दो अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर में भी दो अपार्टमेंट, फोर्थ फ्लोर में भी दो अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट ए, अपार्टमेंट बी, अपार्टमेंट सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इतना ठीक। अब एक बात बताओ, मैंने कहा बेटे मान लो तुमने ये वाला फ्लैट खरीद लिया, तुमने कहा भैया फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट नंबर 1 इसे हमें दे दो, और तुमने बेटे ये फ्लैट खरीद लिया, बाय कर लिया तुमने, ठीक है, बोलो ना हाँ या ना। यस सर खरीद लिया हमने, डन। क्या आपने फ्लैट खरीद लिया? यस सर खरीद लिया। क्या इस फ्लैट को आप कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल सर हम कंट्रोल करेंगे। हमारे फ्लैट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको आने देना है, किसको घुसने देना है, किसको नहीं देना, वो तो हम डिसाइड करेंगे। हमारे फ्लैट का क्या यूटिलाइजेशन होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट आपने खरीदा भी है, इसका मतलब ओन्ड भी है। आपने क्या किया बेटे, फ्लैट खरीद लिया, इसका मतलब फ्लैट क्या है, ओन्ड है। और साथ में ये आप डिसाइड करेंगे कि इस फ्लैट का बेनिफिट हमें कैसे लेना है, इसका मतलब ये कंट्रोल्ड भी है, इतना ठीक। तो ये जो फ्लैट है ये आपकी एसेट है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन एक बात बताओ, ये जो बाहर का पैसेज है, ये जो बाहर का पैसेज है, मैं इस पैसेज की बात कर रहा हूं, क्या बेटे आपने और मैं नीचे वाली इस पार्किंग की बात कर रहा हूं, आपने अगर फ्लैट खरीदा होगा तो क्या आपने इस पैसेज के लिए पैसे दिए होंगे? बताओ ना बेटे, बिल्डर ने क्या पैसेज आपको फ्री में दे दिया? भाई बिल्डर ने तो जब आपसे फ्लैट की कॉस्ट रिकवर करी होगी तो पैसेज की कॉस्ट भी तो रिकवर करी होगी। जब आपने फ्लैट खरीदा होगा तो आधे पैसेज की कॉस्ट बिल्डर किससे रिकवर करेगा? फ्लैट ए वाले से रिकवर करेगा। और आधे पैसेज की कॉस्ट बिल्डर किससे रिकवर करेगा? सर आधे पैसेज की कॉस्ट तो बिल्डर बी से रिकवर करेगा। पार्किंग की कॉस्ट किससे रिकवर करेगा? भैया पार्किंग बनाने भी तो खर्चा आया होगा बिल्डर का, बिल्डर अपनी जेब से लगा के धंधा थोड़े ना करेगा, वो तो भैया जो कॉस्ट है पूरी की पूरी कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो उसने बेटे ये जो पार्किंग है, इस पार्किंग को बनाने में भी जितना खर्चा आया वो किससे रिकवर किया होगा? सर उसने ना फ्लैट ए बी सी डी ई एफ जी एच सबसे रिकवर करेगा वो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुमने पार्किंग यहां क्या तुमने पैसेज के पैसे दिए? यस सर। आपने बेटे जब भी अपन कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हैं, पता ना रजिस्ट्री करवाना क्या होता है? स्टैम्प पेपर खरीदे जाते हैं, फिर उसमें बाइंग और सेलिंग का एग्रीमेंट बनता है, गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसको कहते हैं रजिस्ट्री कराना। क्या बेटे तुमने पैसेज खरीदा? यस सर खरीदा। क्या तुम्हारी रजिस्ट्री में तुम्हारा पैसेज लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या तुमने पार्किंग खरीदी? यस सर हमने पार्किंग खरीदी। क्या तुम्हारी रजिस्ट्री में पार्किंग लिखी हुई है? यस सर लिखी हुई है। लेकिन क्या तुम बेटे यहां पर किसी को आने जाने से रोक सकते हो? बताओ ना, क्या तुम इस पैसेज में किसी को आने जाने से रोक सकते हो? क्या तुम बोल सकते हो कि हमारे पैसेज में तुम आओगे तुम नहीं आओगे? नहीं सर, पैसेज तो कॉमन है, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है। फ्लैट ए वाले भी यूज करेंगे तो फ्लैट बी वाले भी यूज करेंगे। तो भैया सोचो, तुमने पैसेज खरीदा, तुमने पैसेज के पैसे दिए, यू आर ओन दैट पर्टिकुलर पैसेज, बट स्टिल यू कैन नॉट कंट्रोल। समझ में आई बात? तो यहां पर मुद्दा यह है कि आपने पैसेज खरीदा तो है, आपने इसके पैसे तो दिए तो हैं। तो मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली इस पैसेज की, इस पैसेज की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, क्या आपने इस पैसेज को खरीदा है? डेफिनेटली सर हमने तो पैसे दिए हैं, हमारी रजिस्ट्री में लिखा भी हुआ है, तो ओन्ड तो है। लेकिन क्या आप इसके बेनिफिट को कंट्रोल करते हैं? नहीं सर, वी कैन नॉट कंट्रोल द बेनिफिट। तो बेटे जब उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो क्या इसे एसेट मानना सही लगता है आपको? बोलो ना। हाँ बेटे, क्या ये आपको सही लगता है? इसको मैं एसेट बोल दूं पैसेज को? अब आप पैसेज को अपनी एसेट नहीं बोल सकते। तो मुद्दा यहां पर ये नहीं है कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप इसके ओनर बने या नहीं बने। मुद्दा यहां पर इस बात का है कि आप उस सामान को खरीदे या नहीं खरीदे।
क्या आप इससे मिलने वाले बेनिफिट को कंट्रोल कर सकते हैं, यस और नो? इफ यू कैन कंट्रोल द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम, इन दैट कंडीशन इट बिकम्स योर प्रॉपर्टी, इट बिकम्स योर एसेट, यू कैन रिकॉर्ड द पर्टिकुलर आइटम एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसलिए मैंने लिखा है बेटे, अगर ओन्ड है और साथ में अगर आप इसको कंट्रोल भी करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि बिना खरीदे भी आप उसके बेनिफिट को, सर लेकिन ऐसे कैसे होगा, बिना खरीदे बेनिफिट को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल करते हैं बेटे। जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी है, कभी बेटे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में एक आइटम लिखा था, लीज होल्ड प्रेमाइस, कभी लिखा था बेटे ऐसा बैलेंस शीट के अंदर? बोलो ना बेटे, ऑनलाइन वाले यार रिप्लाई करो, बताओ क्या बेटे तुमने कभी लिखा था अपनी बैलेंस शीट में लीज होल्ड प्रेमाइस? बैलेंस शीट बनाते समय लिखते थे ना? हाँ सर बिल्कुल लिखते थे। अब एक बात बताओ, लीज होल्ड प्रेमाइस का मतलब तुमने ये प्रेमाइस खरीदा है या किराए पे लिया है? किराए पे लिया। क्या तुम मालिक बने इसके? नहीं। क्या तुम्हारे पास में ओनरशिप आई? नहीं। बट स्टिल आप तो इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते थे कि नहीं? बिल्कुल लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्या मालिक बने? नहीं बने सर, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से हम इसके बेनिफिट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने 10 साल की लीज पे लिया है इसको, और अगर 10 साल की लीज पे लिया है, इसका मतलब 10 साल तक इसके पूरे मिलने वाले बेनिफिट को हम और सिर्फ हम कंट्रोल करेंगे। हमारे कंट्रोलिंग राइट्स में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तब भी तो तुम्हारी एसेट बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल। तो किसी भी चीज को एसेट है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए दो कंडीशन है, और इन दोनों कंडीशन के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर का मतलब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी उसे आप अपनी एसेट कहेंगे। पहली कंडीशन सर, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए, लंबे समय तक हम उसको यूज करेंगे और लंबे समय तक हम उसको इसके बेनिफिट को यूज करेंगे। तो इसका एक इनडायरेक्टली मतलब ये भी निकलता है, नॉट फॉर रीसेल, यानी आपने जो भी सामान खरीदा है वो दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा होना चाहिए, तभी तो आप उसको लंबे समय तक यूज करोगे। और साथ में सर, वो उससे मिलने वाले बेनिफिट हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। सर लीज एंड रेंट में क्या डिफरेंस? कोई रेंट में बेटे, लीज और रेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटे। अनुष्का, क्या होता है, ये जो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हमारी बहुत सारी जो इंग्लिश है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश से निकल के आती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, जो भी ऐसे किराए के जो एग्रीमेंट बनते हैं ना, ब्रिटिश इंग्लिश में किराए के एग्रीमेंट को हायर एग्रीमेंट कहा जाता है, और हायर एग्रीमेंट के बदले में जो कंसिडरेशन दिया जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं हायर चार्जेस या रेंट। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हायर एग्रीमेंट को कहा जाता है लीज एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो यहां पर कुल मिला के डिफरेंस दो देशों का है। हम बेटे ग्रेट ब्रिटेन के चक्कर में पड़ के रह गए, और अब बेटे अमेरिका वाले भी कूद रहे हैं कि हमारी भी इंग्लिश सीखो। तो कुल मिला के हम दो देशों की लड़ाई में बेटे कुल मिला के हमारा मतलब कि हमारा कचरा हो रहा है। हम आज तक यही पता कर रहे हैं कि सर ये लीज के एग्रीमेंट में और रेंट के एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, हम यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। पुरानी कहावत सुनी है ना बेटे, सांड समझता बुल, बुल समझता है कि नहीं? हाँ सर समझता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, दो सांडों की लड़ाई में बाड़ी का चूरा हो जाता है। बाड़ी समझता है ना क्या होता है? अपने घर के पीछे अपन जो छोटा सा गार्डन लगा के रखते हैं ना, घर के पीछे जो छोटा सा अपन ने गार्डन लगाया जहां पे दो चार पेड़ उगे रहते हैं, दो चार सब्जियां अब्जियां पुराने जमाने में लगाई जाती थी, उसको कहा जाता था बाड़ी। तो बेटे अगर तुमने घर में दो बैल पाल रखे हैं और अगर दोनों बैलों के बीच में कभी झगड़ा हो जाए तो किसी का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, अपने घर की बाड़ी तो पहले टूट जाती है। तो कुल मिला के हो ही रहा, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, दो सांड आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों बैल आपस में लड़ रहे हैं, हमारी इंग्लिश सीखो, हमारी इंग्लिश सीखो। और चूरा किसका मच रहा है बेटे? चूरा अपना मच रहा है यहाँ पर, है कि नहीं? लेकिन क्या करोगे, मजबूरी। अब जैसे कभी सुनते थे ना क्लोजिंग स्टॉक, पढ़ते थे कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक? 11th में क्या लिखा बेटे? क्लोजिंग स्टॉक। 12th में क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटे तुम सीएमए में आए हो, ये कहते हैं इन्वेंट्री लिखो। अब ये क्या नाटक है? मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम पड़ रहा था क्या? अब ये कहते हैं इन्वेंट्री लिखो। लेकिन क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अभी तक ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से चलता था, अब ये कह रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से अकाउंटिंग होगी, तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की जगह इन्वेंट्री लिखो। लिख देंगे इन्वेंट्री, हमारे घर का क्या जा रहा है, आगे चलूं? हाँ तो बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ सर ये समझ में आ गया। तो ये बात हो गई आपकी एसेट की। दूसरा वर्ड कौन सा सर? दूसरा वर्ड है सर, अच्छा एसेट की और थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। सर एसेट कितने टाइप की होती है? बेटे मान के चले कि ये सारा का सारा डिस्कशन आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए है, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसी के लिए है। सर एसेट कितने टाइप की होती है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट? तो लिखें बेटे यहां पर टाइप्स ऑफ एसेट, टाइप्स ऑफ एसेट। हाँ सर यही बता दो टाइप्स ऑफ एसेट में क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एसेट में लिखें, सबसे पहली होती है बेटे इसके अंदर, एक होती हैं फिक्स्ड एसेट्स,
एक होती है फिक्स्ड एसेट और दूसरी होती है यहां पर करंट एसेट्स। क्या होती है बेटे? एक होती है फिक्स्ड एसेट्स और एक होती है आपकी करंट एसेट। सर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस यहां पर यही है, जब भी हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की तो हम लोग कहते हैं कि इससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना, ठीक है। तो यहां पर दे आर, मतलब कि आप फिक्स्ड एसेट्स की बात कर सकते हैं कि जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, ठीक है ना। यहां पर लिख दे बेटे having long term सर ये इकोनॉमिक बेनिफिट यानी क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटे, प्रॉफिट होता है और कुछ नहीं। हैविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, हैविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट। तो सर क्या फिक्स्ड एसेट्स की और कोई दूसरी कंडीशन भी है? हाँ बेटे दूसरी कंडीशन भी है, नॉट फॉर रीसेल। ये बेटे आप रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं। ये बात अलग है कि कल को फिक्स्ड एसेट्स आपकी पुरानी हो गई, तुम्हारा मन भर गया कि नहीं मार्केट के अंदर नई फिक्स्ड एसेट्स आई है, नई वाली एसेट खरीदेंगे, तो बात अलग है कि आपने इसको बेच दिया, लेकिन खरीदते समय आपकी बेटे यहां पर बेचने की इंटेंशन नहीं होती। लंबे समय तक आप इसे अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते रहेंगे, लेके चलते रहेंगे, ठीक है ना। सर करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स का मतलब होता है कन्वर्टिबल, इसको ऐसे देखा जाता है कन्वर्टिबल इनटू कैश, कन्वर्टिबल इनटू कैश विदिन 1 ईयर। आपकी इंटेंशन ये है कि जितनी जल्दी ये एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाए उतना अच्छा है। सर एग्जांपल बेटे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं बेटे आपसे बात करूं डेटर्स की, पता है बेटे डेटर्स कौन होते हैं? बताओ ना बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स, जल्दी बताओ। हाँ, वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे रिकवर करने हैं, वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं, जिनसे हम फ्यूचर में अमाउंट रिकवर करेंगे, उन्हें कहा जाता है डेटर्स। अब बेटे हम तो चाहती हैं कि हम अपने डेटर से जल्दी पैसे रिकवर कर लें, जल्दी से जल्दी पैसे रिकवर कर लें, कहानी खत्म करें, डेटर्स। और इन्वेंट्री या आपका क्लोजिंग स्टॉक, बेटे आज से क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री कहा करेंगे। सर रीजन सिंपल सा इतना है कि आपके इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की जगह वर्ड यूज किया गया है इन्वेंट्री। मैं आपको, हाँ आदत डालो, वैसी आदत पड़ जाती है। मैं बेटे आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियरली बता दूं आपको, डज नॉट विच कैन बी, हाँ बेटे विच कैन बी यूज, उस पर भी आ रहा हूं ना बेटे, एक मिनट रुको। तो हाँ मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, आपको बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पेपर देने हैं। इसीलिए बेटे पेपर देते समय सब्जेक्ट कोई भी हो, आप अपनी लैंग्वेज को इतनी फिल्टर करें कि आपकी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के साथ में कंपैटिबल हो। ठीक, ओके सर। को पैसे देते हैं, अच्छा ठीक है। डेटर्स, इन्वेंट्री एटसेट्रा, तो ये हो गई आपकी करंट एसेट्स और एक हो गई आपकी फिक्स्ड एसेट्स। आगे चलूं? यस सर आगे चलो, ठीक है सर। एक एसेट और भी होती है, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है बेटे, फिर भी लिख लो। सर वो क्या नाम है बेटे? उसका नाम है फिक्टिशियस एसेट। लिखें बेटे फिक्टिशियस एसेट। सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट अगर कायदे से देखा जाए तो ये कोई एसेट होती ही नहीं है। दीज आर नॉट द एसेट्स। ये कोई एसेट नहीं होती है बेटे, ये होते हैं आपके खर्चे। लेकिन इन खर्चों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो बेटे आपकी एसेट्स के जैसा होने लगता है, इसलिए बेटे ऐसी एसेट को हम लोग कह देते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो इन रियलिटी ये आपके एक्सपेंसेस हैं, इन रियलिटी दीज आर ऑल योर एक्सपेंसेस, ठीक है, जिनकी हाँ बताता हूं ना एग्जांपल। बेटे ये असल में आपके खर्चे हैं, जिन खर्चों को आपने एसेट के जैसा ट्रीट करना शुरू कर देना है, इनकी अकाउंटिंग आपको एसेट के जैसी करने शुरू कर देनी है। मतलब सर फिक्टिशियस एसेट होती क्या है? तो कुछ नहीं होता बेटे, फिक्टिशियस एसेट एक हाइब्रिड फॉर्म है। किसका हाइब्रिड फॉर्म है बेटे? मैं अगर खर्चों में, एक्चुअल नेचर क्या है इनका? एक्सपेंसेस। क्या नेचर है इनका? एक्सपेंसेस। लेकिन अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग होगी इनकी एसेट के जैसी। किसके जैसी अकाउंटिंग होगी? जैसे एसेट्स की अकाउंटिंग होती है वैसे ही इनकी अकाउंटिंग होगी। इन्हें कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट को आप कह सकते हैं इन एक्चुअल दे आर नॉट द रियल एसेट। ये आपकी रियल एसेट्स नहीं है। क्या कह सकते हैं आप इसको? दे आर नॉट द रियल एसेट। तो लिख दो उसी के नीचे, दे आर नॉट रियल एसेट।
दे आर नॉट रियल एसेट, ये आपकी किसी तरह की कोई रियल एसेट नहीं है। सर एग्जाम्पल बताओ बेटे, इसका एग्जाम्पल हो सकता है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कभी ये नाम सुना है बेटे बचपन में? जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ा होगा उन लोगों ने नाम सुना होगा डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस? सर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते हैं। हमने मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मान लो बेटे हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया। अब नया प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं ना, तो लॉन्चिंग के समय जबरदस्त पैसा खर्चा करते हैं मार्केटिंग में, तबियत से पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि भाई यहां पर जब प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लॉन्च करोगे तो पहले तो आपको प्रोडक्ट के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, पब्लिक को पता तो चले कि असल में तुमने बनाया क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट किस काम आता है। पब्लिक को तो पहले ये समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। पब्लिक को तो बेटे कोई भी जब नई चीज मार्केट के अंदर आती है तो पहले तो बेटे बहुत सारे ऐड इस बात के लिए बनाए जाते हैं, आपको समझाने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। याद करो बेटे, पुराने जमाने में मच्छर को भगाने के लिए वो कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती आती थी और मॉर्टिन की ऐसी कॉइल आया करती थी, ठीक है ना। कॉइल को जलाते थे, फिर रात भर धुआं निकलता था, फिर उससे मच्छर भाग जाते थे। फिर उसकी जगह ले ली बेटे वो जो वो नहीं आने लगी, छोटी छोटी बार जैसी आने लगी, फिर गुड नाइट की बार आने लगी, फिर उसके बाद में फिर वो ऑल आउट वगैरह आजकल ऑल आउट के लिक्विड आने लगे, ठीक है। तो अब बेटे ऑल आउट के जब लिक्विड लॉन्च किए गए तो सबसे ज्यादा पैसा तो किस बात पे खर्चा किया गया? लोगों को ये बताने के लिए कि भैया व्हाट इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, ये आपको बेनिफिट कैसे देगा। उसके बाद में फिर असल में उन लोगों ने मार्केटिंग चालू करी। तो यहां पर जब आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा इनिशियल फेज में ही खर्चा करना पड़ जाता है। लेकिन आप कहते हैं कि भैया हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, इससे ना हमें भी। अब बेटे एक बात बताओ, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपको कायदे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं? भाई कायदे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही देते हैं। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कायदे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि सर हमने ये स्पेशल टाइप की एडवर्टीजमेंट करी है, और स्पेशल टाइप की एडवर्टीजमेंट करी है जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट लंबे समय तक बिकता रहेगा, आगे हमें मार्केटिंग करने की कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म बिकता रहेगा। तो असल में है ये आपका खर्चा, लेकिन ट्रीटमेंट किसके जैसी हो रही है यहां पर? क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप इसमें देखना शुरू कर देते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट किसके जैसी होगी? एसेट के जैसी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे जो खर्चे वर्चे होते हैं ना, इनको हम लोग कह देते हैं यहां पर फिक्टिशियस एसेट। समझ में आया? अरे आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो। मैंने कहा डन। ये तो हो गई बेटे आपकी एसेट। अब बात आती है बेटे दूसरी चीज की, जिसका नाम है यहां पर लायबिलिटी। बताओ बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? देना। इसको बेटे हम लोग टेक्निकली कहते हैं ऑब्लिगेशंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस एंटिटी, ऑब्लिगेशंस ऑफ एंटिटी। एक बिजनेस एंटिटी की जितनी ऑब्लिगेशंस होती हैं उन्हें कहा जाता है लायबिलिटी। सर एडवर्टीजमेंट को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंड तो नहीं करते ना AS 10 के अनुसार? बेटे प्राजक्ता AS 10 के हिसाब से नहीं, AS 26 के हिसाब से नहीं करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके करते तो नहीं है, लेकिन आज भी कई जगह आप जब अकाउंट की बुक देखेंगे तो उसके अंदर आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाता है। और दिख जाता है तो अल्टीमेटली मैं एग्जांपल के लिए इसको यूज कर लेते हैं। हालांकि उसका सही आंसर AS 10 नहीं है, उसका सही आंसर है AS 26, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के डेफर्ड एक्सपेंसेस को अकाउंट की बुक में रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको राइट ऑफ करके खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कभी भी याद रखने बेटे प्राजक्ता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? क्या ये रूल है? नहीं। क्या ये कानून है? नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? दे आर जनरल गाइडलाइंस, यानी ये आपको एक दिया गया सजेशन होता है कि इस पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग आपको ऐसे करनी चाहिए, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसी अकाउंटिंग आपको करनी चाहिए, ये होती है जनरल गाइडलाइंस और अकाउंटिंग। अब बेटे मेरा मन कर रहा है, मेरे को नहीं मानना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कैसा करेंगे? मैं करूंगा अपने हिसाब से अकाउंटिंग, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, वो तो अभी याद कराना मेरा काम है, वो तो धीरे धीरे मैं खुद ही याद करा दूंगा। तो कभी भी याद रखें बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ये बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ कोई भी, अब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ICAI वाले इशू करेंगे,
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करेगा? आईसीए, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाले इशू करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन इशू करेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो आप कोई भी स्टैंडर्ड उठा के देखो, वो आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग ऐसे करनी चाहिए, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी बेटे अपने हिसाब से अदरवाइज तरीके से भी अकाउंटिंग कर सकता है। समझा बेटे प्राजक्ता? इसीलिए आप बोलो कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कहता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मेरे को नहीं मानना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। मेरा मुद्दा तो ये भी आ जाता है ना, ठीक है, कोई कानून तो है नहीं तो तुम एक काम करो, कानून बना दो बेटे। जैसे बनाया ना इंडियन पीनल कोड, बनाया कि इंडियन पीनल कोड का नाम सुना है कि नहीं? किसी का मर्डर किया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है तो फांसी की सजा होगी, धोखे से मर्डर हो गया तो 302 मतलब आजीवन कारावास की सजा दे दी जाएगी, है कि नहीं? किसी को आपने मारने की कोशिश करी, मर गया तो मर्डर, नहीं मारा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अगर वो आदमी नहीं मारा तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। इंडियन पीनल कोड, कंपनीज एक्ट, ठीक है, लेबर लॉ, ये दुनिया भर के कानून है। तो तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी कानून बना दो, और अगर कानून बना दोगे तब उस कंडीशन में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है सब मानेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। हम बात कर रहे थे बेटे लायबिलिटी की। लायबिलिटी का मतलब क्या है? सर दीज आर ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब यहां पर यह होता है कि आपको फ्यूचर में किसी को अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप किसी से कोई बेनिफिट ले चुके हैं, लेकिन उन बेनिफिट का कंसिडरेशन जो आपको पे करना चाहिए है, वो कंसिडरेशन आपने अभी तक पे नहीं किया है, इसे कहा जाता है बेटे लायबिलिटी। इतना ठीक? यस सर। सर लायबिलिटी, सर इतनी डेफिनेशन है? हाँ बेटे बस इतनी ही डेफिनेशन है इसकी। अरे अभी नहीं ना यार, बाद में फोन करना। हाँ इतनी ही डेफिनेशन है। सर लायबिलिटी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? कितनी अलग अलग टाइप की लायबिलिटीज हो सकती हैं? तो बेटे लायबिलिटीज जनरली दो टाइप की होती हैं। मेन क्लासिफिकेशन इसकी दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी। क्या होती है? एक इंटरनल लायबिलिटी, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। वन ऑफ देम विल बी इंटरनल लायबिलिटी, सेकंड विल बी एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है सर, ये इंटरनल लायबिलिटी और अरे यार अब तो ये पागल कर रहा है भाई। हाँ, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर इंटरनल लायबिलिटी का मतलब, इंटरनल लायबिलिटी को जिस सर टेस्ट में एडवर्टीजमेंट को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को गलत दिया था। अच्छा ओके, नहीं वो सही बात है, उन्होंने गलत दिया होगा, मैं मानता हूं उस बात को। क्या होता है देखो बेटे प्राजक्ता, एक ना हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है टीचर्स के सामने। टीचर्स के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जो सिलेबस पढ़ाना है हमें उसके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब मैं जब आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा ना तो कई जगह आपको बताऊंगा कि आपके सीएमए के मॉड्यूल में बहुत सारी बातें गलत लिखी हुई है, लेकिन क्या करोगे, मेरी मजबूरी है कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि एक मिनट, हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। बेटा बेटा मेरी क्लास सुनना, मेरी क्लास चल रही है, 10 मिनट में क्लास छूट रही है, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ तो लो बेटे इंटरनल लायबिलिटी। सर ये इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है बेटे? जिसे आप कभी कभी अपनी इक्विटी या किसे कभी कभी अपनी कैपिटल कहते हैं, वही क्या होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस की कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो टुवर्ड्स ओनर ऑफ द बिजनेस हो, जो बिजनेसमैन की तरफ आपकी ऑब्लिगेशन हो, उसे कहा जाता है इंटरनल लायबिलिटी। सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है बेटे ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर, यानी आउटसाइडर के लिए जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएंगी। सर एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो बेटे आप बैंक लोन। आपने बेटे एक बैंक से लोन लिया है, क्या बैंक वाले हमारे घर के लोग हैं? हमारे आंगन में खेलते हैं? घर का लड़का बेटे बैंक वाला? नहीं सर, बाहर वाले हैं। इन्होंने हमने इनसे पैसे उधार लिए तो इनको उनके पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, विथ इंटरेस्ट वापस करने पड़ेंगे उल्टे। सर बात तो सही है। तो ये बैंक वाले हैं बाहर के लोग,
इनसे हमने पैसा उधार लिया है, तो अब ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे देम इन फ्यूचर। तो ये क्या बन गई आपकी लायबिलिटी। सर और कोई एग्जांपल बताओ, और कोई एग्जांपल में ये ले लो बेटे, क्रेडिटर्स। सर ये क्या होता है क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिन्हें हमें फ्यूचर में अमाउंट पे करना है, वो लोग जिनको हम फ्यूचर में पैसे देंगे। बेटे कंफ्यूज मत होना, एक होते कहीं लिखा था ना मैंने डेटर्स, हाँ यहां पे बेटे डेटर्स का मतलब वो लोग जिनसे पैसे लेना है, चाहो तो लिख लो बेटे। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर तो इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डेटर्स और क्रेडिटर्स में कैसे डिफरेंस है। तो डेटर्स का मतलब वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे लेना है, रिकवर करना है, और क्रेडिटर्स का मतलब क्या, वो लोग जिन्हें हमें फ्यूचर में पैसे देना है, वो होती है आपके क्रेडिटर्स। इतना ठीक है? हाँ सर डन। तो यहां पर सर ये इंटरनल लायबिलिटी समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा आओ तुम्हें इंटरनल लायबिलिटी समझाऊं। सोचो ये क्या है सर, हमको क्या मालूम क्या है। ये है बेटे आपका बिजनेस, ठीक है ना। सर बड़ा घटिया सी बिल्डिंग बनाई है आपने, अब बेटे अपनी ड्राइंग ऐसी है, इतने में काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ अब जब कभी यूनिक एकेडमी वाले फीस बढ़ा देंगे तब मैं ड्राइंग क्लास ज्वाइन करके फिर अच्छी सी ड्राइंग बनाया करूंगा, अभी तो बेटे इतना ही काम होगा इसमें। आगे चलो बेटे, हमारे बिजनेस को, अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत थी। हमारे बिजनेस वाले कहाँ गए? हमारे बिजनेस वाले गए बैंक वालों के पास। हमने बैंक वालों से कहा हे बैंक वालों हमें कृपा करके पैसे उधार दो। सर ऐसा बोलना पड़ता है? ऐसा नहीं बोलना पड़ता, ड्रामेटाइजेशन कर रहा हूं मैं। तो बेटे बैंक वालों ने हमें दे दिया 10 लाख रुपए का लोन। कितने का लोन दे दिया बेटे? 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। हमारी बैंक वालों के साथ में कंडीशन भी डिसाइड हो गई कि ये लोन की हम इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ में तुम्हें पे करेंगे। तो क्या बैंक वाले अंदर के आदमी हैं? नहीं सर, बैंक वाले तो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर हैं। तो ये लायबिलिटी क्या हो गई आपकी? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। लेकिन सोचो एक बिजनेसमैन है, ये कौन है? ये है सर, इतना दुबला पतला क्या करोगे बेटे, धंधे करने वाला आदमी टेंशन के मारे वैसे ही दुबला जाता है। ये है बेटे कौन? हमारा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने भी तो अपनी पर्सनल एसेट को इन्वेस्ट करके बिजनेस के अंदर पैसे लगाए थे कि नहीं? लगाए थे। बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल एसेट को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था, और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने धंधा खड़ा किया था। तो एक बात बताओ, जब तुमने बैंक वालों से पैसे उधार लिए तो तुमने कह दिया ये हमारी लायबिलिटी है, हमें बैंक वालों को पैसे लौटाना है। तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ पैसे तो आपने अपने बिजनेसमैन से भी ले रखे हैं, और बिजनेसमैन ने जो आपको पैसे दिए हैं बिजनेस खड़ा करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा बिजनेस की एक इम्प्लाइड मतलब ना बोली हुई, बिना बोली हुई, आंखों ही आंखों में इशारा हुई, ऐसा नहीं लगता बेटे? यहां पर बिजनेस की एक इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बिजनेसमैन ने जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको भी उसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिटर्न किया जाए। तो जैसे बैंक की तरफ आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको बैंक वालों को उनके पैसे लौटाना है, वैसे बेटे बिजनेसमैन भी तो है, इसके तरफ भी तो आपकी ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि हमें बिजनेसमैन को भी उसके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देना है, बिजनेसमैन को भी उसका पैसे वापस लौटाने हैं। तो बिजनेसमैन टुवर्ड्स ओनर ऑफ द बिजनेस जो भी लायबिलिटी होती है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और इसका दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। तीसरा नाम क्या है? कैपिटल। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? तो इस तरीके से बेटे आपकी दो तरीके की मेजर लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन हो गई, एक हो गई इंटरनल लायबिलिटी और एक हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। आगे चलें। अब ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सर कौन कौन सी? एक्सटर्नल लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड होगी। सर कौन कौन से दो पार्ट होंगे? एक होगी यहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होगी आपके लिए? एक होगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होगी यहां पर करंट लायबिलिटी। वन ऑफ देम विल बी द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अनदर विल बी द करंट लायबिलिटी। आगे चलें। यस सर आगे चलो, डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? तो सर कोई भी लायबिलिटी जो रीपेएबल हो, द लायबिलिटी विच इज रीपेएबल इन मोर देन 1 ईयर। कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जिसकी रीपेमेंट आपको एक साल से ज्यादा समय पे करनी है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी है विच इज रीपेएबल विद इन 1 ईयर, विच इज रीपेएबल विद इन 1 ईयर, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर रीपेएबल हो, तब उस कंडीशन में बेटे उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। आगे चलूं?
यस सर, आगे चलो। सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का कोई एग्जांपल, बेटे आपने बैंक से लोन ले रखा होगा, मान लो, ठीक है ना, बैंक लोन फॉर मोर देन 1 ईयर, या बैंक लोन फॉर, एक मिनट, बैंक लोन फॉर 5 ईयर्स। बेटे अगर आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है तो ये क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म। बेटे हाउसिंग लोन में इसलिए नहीं लिखता क्योंकि हाउसिंग लोन एक पर्सनल पर्पस के लिए होता है और हमने यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग सीखनी है, ठीक है। हाँ, तो आपने बेटे बिजनेस के लिए हो सकता है बैंक लोन लिया हो जिसकी रीपेमेंट आपको अगले 5 साल में करनी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या हो सकती है बेटे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में जैसे हमने अभी डिस्कस किया था क्रेडिटर्स, आपके जो क्रेडिटर्स हैं आपको उनको बेटे 1 साल के अंदर पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये होगा बेटे आपके लिए करंट लाइबिलिटी। तो ये हो गया 2 पार्टीशन एक्सटर्नल लाइबिलिटी के, कौन से, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। और एक बिजनेसमैन ने जो पैसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरा नाम क्या है इक्विटी, और तीसरा नाम क्या है कैपिटल। समझ में आ गया बेटे। क्लास कहाँ होता है, क्लास बेटे यही होती है ना अपना, अभी तो यूट्यूब पे चल रही है क्लास। आगे चलो, तो बेटे मैंने कहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर क्या करना है, आपको अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के फाइनेंशियल इंपैक्ट को चेक करना है। प्रेस्टीज, हाँ प्रेस्टीज पॉइंट पे होती है बेटे। अभिनव क्लास, बेटे क्लास अगर आपको फेस टू फेस ज्वाइन करनी है तो वो पूना में प्रेस्टीज पॉइंट में क्लासेस होती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो ऑनलाइन फिर अपनी यूट्यूब पे तो चली रही है। तो सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो पहले बेटे आपको एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब समझना चाहिए था, तीनों के मतलब मैंने आपको समझा दिए। अब जल्दी जल्दी बेटे मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन बोलूंगा, आपको बताना है। सर हमें भी लिखना है, नहीं बेटे आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है। अब आपको बताना है कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या आएगा। तैयार? हाँ सर तैयार। अगली क्लास तो 9:15 को थी ना। ओके डन, चलो 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 कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ सर, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। मैंने कहा एक बात बताओ बेटे, आराम से सोच के बताना, ठीक है। और यही आपके लिए, अब आप समझ के चलें कि ये जो बन रहा है ना बेटे, ये आपका बेस है कुल मिला के। बेस इसीलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक्स नहीं पढ़ रखा है, आपने पहले ही बेसिक पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरा अलग से बेस बनाने का नजरिया ये होता है कि कम से कम आपको मेरी फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि नवनीत सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ताकि मैं धीरे धीरे आपके कोर्स को आगे लेते चलूँ। बेटे मैं आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट नए आए हैं बेटे, पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इतनी पढ़ाई करी है। कायदे से अगर देखा जाए तो पहले दिन हमने सिर्फ इतनी पढ़ाई करी थी, ठीक है। पहले दिन तो हमने सिलेबस ही डिस्कस किया था, दूसरे दिन की क्लास में सिर्फ इतना डिस्कशन हुआ था, तीसरे दिन की क्लास में आज हमारा इतना डिस्कशन हुआ है। लेकिन इतना डिस्कशन करने के पीछे रीजन ये है, आप पहली बात तो मेरी लैंग्वेज के साथ में धीरे धीरे कंपेटेबल हो जाएं, ताकि अगर मैं कोई वर्ड बोलूं तो आपको समझ में आए कि नवनीत सर क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये जितना बेसिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं इसी से रिलेटेड छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, पास्ट इसी से रिलेटेड छोटे छोटे यहां पर छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इनके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। और तीसरी चीज, अगर बेसिक्स आपका बहुत अच्छा रहा तो वन थिंग इज श्योर कि बेटे लॉन्ग टर्म में मैं जैसे ही महीने भर बाद, अब 15 दिन बाद मैं थोड़ी तो अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा ना, फिर उसके 15 दिन बाद थोड़ी सी अपनी स्पीड और बढ़ाऊंगा। क्लास अभी 1 घंटे की है, फिर वो 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, फिर वो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जब थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तब उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे चले, ठीक है। लो बेटे, हाँ जल्दी जल्दी बताना शुरू करना, ठीक है सर बताएंगे। क्या बताना है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं बेटे हेडिंग लिख देता हूं, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। एक बात बताओ बेटे, पहला ट्रांजैक्शन, सर क्या हमें लिखना है? नहीं नहीं नहीं, आप लोग लिख लिया।
बस आपको बताना है। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको कल दूंगा, कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। कल आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटे सेक्शन ए के। सेक्शन ए के का मतलब सेक्शन ए में जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के नोट्स कल आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। पहला ट्रांजैक्शन बेटे, हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, मान लो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। लो बेटे बताओ, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, इसका हमारा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर लेक्चर कितने बजे तक है? बेटे क्योंकि अब आपकी कॉस्टिंग की क्लास नहीं है तो मेरे पास पूरा मौका है बेटे तुम लोगों को टॉर्चर करने का, तो मैं 1 घंटे अभी और टॉर्चर करूंगा, है कि नहीं? झेलो बेटे मेरे को अब। हाँ सर पक्का आपको झेलना पड़ेगा। नहीं बेटे 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे अपन, आगे चलेंगे। यस सर। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, बताओ इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? सर अगर हमने फर्नीचर खरीदा है, हाँ कौन सी एसेट इंक्रीज होगी? बिल्कुल सही सर, इससे हमारी फर्नीचर की एसेट इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर हमें यहां पर ऑनलाइन वाले रिप्लाई करो रे बेटा, ऐसा खाली पीली नहीं बैठने का, आएगी नहीं, जवाब देने का, रिप्लाई करने का रे बेटा, है चलेगा सर? हाँ बेटे रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। हमने फर्नीचर, वी परचेज द फर्नीचर फॉर कैश, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? तो सर अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो सोचो कितना मजा आ रहा है, हम एक फर्नीचर नया वाला खरीद के लाए और जानबूझ के बेटे अपने पड़ोसी के घर के सामने रख रख के ला रहे हैं, उनको भी जला रहे हैं, देख नया फर्नीचर लेके आया, मैंने नया सोफा खरीद के लाया हूं, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा सर? इससे हमारी फर्नीचर की एसेट बढ़ जाएगी। लेकिन सर हमने उसको कैश भी दिया है, तो इसका मतलब क्या है सर? हमारी कैश की एसेट यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। तो एक एसेट इंक्रीज हुई तो एक एसेट क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। इतना ठीक है? यस सर। चलो दूसरा ट्रांजेक्शन, बैंक लोन रेज्ड। आपने बेटे बैंक से लोन लिया, बताओ दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे इसके? सर हमने बैंक से लोन लिया, कैश डिक्रीज में जाएगा। यस बेटे कैश, हाँ बैंक से हमने लोन लिया तो क्या होगा? सर अगर हमने बैंक से लोन लिया तो सर हमारी बैंक लोन की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अच्छा मैं एक मिनट शॉर्टकट लिख देता हूं यहां पर बेटे। एसेट को ना मैं आगे से लिखा करूंगा ए, लायबिलिटी को मैं आगे से लिखा करूंगा एल, और कैपिटल को बेटे मैं आगे से लिख दिया करूंगा यहां पर सी, ठीक है ना? ये जो इंटरनल लायबिलिटी है या ये जो कैपिटल है इसको मैं आगे से क्या लिख दिया करूंगा? सी लिख दिया करूंगा, ठीक है चलेगा? यस। तो यहां पर क्या होगा सर? हमारे बैंक लोन की लायबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बेटे, एकदम सही जवाब है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, बैंक लोन की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। सेकेंड इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कौन सी एसेट बढ़ेगी? बिल्कुल सही है, एसेट बढ़ेगी, लेकिन कौन सी? बैंक की एसेट बढ़ेगी, कैश की एसेट नहीं बढ़ती। कौन सी एसेट बढ़ जाती है? बैंक की, क्योंकि जब भी बैंक वाले आपको लोन सैंक्शन करेंगे तो आपके हाथ में कैश का भी नहीं पकड़ाएंगे, बैंक वाले आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे, ठीक है ना? हाँ तो इससे क्या हुआ? अगर हमने बैंक से लोन लिया तो सर हमारी बैंक लोन की एसेट बढ़ गई और हमारी बैंक की लायबिलिटी, सॉरी बैंक की एसेट भी हमारी इंक्रीज हो गई। तीसरा ट्रांजेक्शन सुने, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स परचेस किया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? हाँ सर देखो, अगर हमने गुड्स परचेस किया है तो जब भी आप गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स को परचेस करते समय आपकी जो एसेट इंक्रीज होगी वो कौन सी होगी? इन्वेंट्री। कौन सी एसेट इंक्रीज होगी? इन्वेंट्री एसेट, या जिसको आप कहते हैं अपना स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, उसका नाम आज से क्या हो गया? इन्वेंट्री। तो इससे बेटे आपकी इन्वेंट्री की एसेट इंक्रीज होगी। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सर हमने कैश दिया है, कैश देके हमने गुड्स परचेस किया है, तो इससे हमारी कैश की एसेट डिक्रीज होगी। आगे चले, हमने बेटे यहां पर सिर्फ किसके ऊपर इंपैक्ट चेक करना होता है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर। इतना ठीक है? अब आप जो कहते हो ना, जैसे आपके दिमाग में आया कि सर हमारा वो तो एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वैसे देखना चाहिए। असल में क्या होता है देखो, एक अकाउंटिंग इक्वेशन अपन ने पढ़ रखी है, बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसा ही होता है ना? ठीक है, अब यहां पर तो एक एसेट है, एक कैपिटल और एक लायबिलिटी है, इनकम और एक्सपेंस को तो कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन डिटेल्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में जाऊं तो डिटेल्ड फॉर्म कहती है एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल में अगर कोई इनकम होगी तो आपको ऐड करवाना पड़ेगा, कोई एक्सपेंसेस होंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और इसमें आपको लायबिलिटी प्लस करनी पड़ेगी। तो इनकम और एक्सपेंस आर द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ, ठीक है ना? तो कैपिटल के अंदर मान लो कि इनकम और एक्सपेंसेस सब इंक्लूडेड है। आगे चलूं?
हाँ, तो बेटे एक आपकी एसेट इंक्रीज होगी कौन सी, इन्वेंट्री की, और एक एसेट आपकी डिक्रीज होगी कैश की, स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक बात। चलो बेटे आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा परचेज गुड्स फॉर ऑन परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। लो बेटे इस बार हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, अब बताओ क्या होगा, कौन सी एसेट बढ़ेगी? सर अभी भी हमारी इन्वेंट्री की एसेट इंक्रीज होगी, लेकिन सर इस बार तो हमने कैश दिया नहीं, तो कैश की एसेट डिक्रीज होगी, बेकार है सर। क्या होगा? सर इस बार हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। अब ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगी कि जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है उन्हें हमें फ्यूचर में कैश पे करना है। तो ये आपके लिए क्या बढ़ेगी, क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी। इट विल इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ योर क्रेडिटर्स। आगे चलें, पक्का? ठीक है, तो ये हो गया बेटे आपका आज का पार्ट, कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कल भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम किस पे मूव करेंगे, जर्नल एंट्री पे मूव करेंगे। इतना क्लियर यहां तक? जल्दी बताएं बेटे, यहां तक क्लियर है? तो कुछ एक दो इधर उधर की बातें मैंने और करनी है, तो फिर आपसे लगे यहां तो इधर उधर की एक दो बातें और कर लूं, इधर उधर की बेटे आपसे एक दो बातें और करनी है, तो फिर लगे यहां तो आपसे इधर उधर की एक दो बातें और कर लूं। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। इन्वेंट्री इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, बिल्कुल सही बेटे, संबोधन एकदम सही आंसर है। हाँ सर आप कर लो इधर उधर की बातें, बाकी तुम्हारी तो समझ में आई गई है। सुनो, आपका एग्जाम कब होने वाला है बताओ? अरे बताना रे बेटा, एग्जाम कब होने वाला है? हाँ मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो बैच है स्पेसिफिकली किसके लिए शुरू हुई है, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना। हाँ बेटे आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, दिसंबर 2023 को आएगा आपका अटेम्प्ट। और अभी कौन सा महीना चल रहा है सर? मान लेते हैं सर ये है हमारा ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है बेटे, जनवरी खत्म हो चुका है, इसको तो पिक्चर में से बाहर करो। दिसंबर में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है बेटे, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसको ही पिक्चर में से बाहर करो। यानी आपके पास में इफेक्टिवली पढ़ने के लिए कितने महीने बच गए? सिर्फ 10 महीने हैं आपके पास में। ठीक है, हाँ दिसंबर बोथ ग्रुप, वही कह रहा हूँ, आपके पास में कुल मिला के कितने महीने बच गए? आपके पास में 10 महीने बच गए। ईमानदारी से अगर आप दोनों ग्रुप दिसंबर में क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बेटे 400 में से अपने को पास होने के लिए 200 चाहिए तो अपन बिल्कुल डॉट 200 ही लेके आ रहे हैं, ला भी लिया फिर भी ग्रुप क्लियर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट होकर अगर आप पेपर देना चाहते हैं, ऐसे पेपर देना चाहते हैं कि बस इंस्टीट्यूट को लेटर लिखने की देर रह जाए कि तुम्हें जैसा पेपर निकालना हो निकालो, हम पेपर सॉल्व करके दिखाते हैं, तो उसके लिए बेटे आपको अपने 10 महीने पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने पड़ेंगे। यूटिलाइज करने के लिए मैं सिर्फ अपने अकाउंट के कोर्स के बारे में बता रहा हूं कि अकाउंट के कोर्सेज का हमारा कैसा कैसा प्रोसेस होगा। लगभग बेटे 3 महीने का समय लगेगा आपका ग्रुप 1 का अकाउंट कंप्लीट करने में। कौन सा अकाउंट? ग्रुप 1 का अकाउंट। यानी आप ये मान सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में हमारी ग्रुप 1 की अकाउंट की क्लासेस कंप्लीट होंगी। उसके बाद मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में हमारी ग्रुप 2 की अकाउंट की क्लासेस कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऐसा है जो जून अटेम्प्ट देना चाहता है, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो जून अटेम्प्ट देना चाहते होंगे, ठीक है, तो बेटे जून अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हैं तब उस कंडीशन में आप ये मान के चले कि इन क्लासेस के अंदर ग्रुप 1 का कोर्स ही कंप्लीट हो पाएगा। आप किसी तरह की कोई उम्मीद ना करें कि सर हमें जून में अटेम्प्ट देना है तो जून तक हमारे दोनों ग्रुप का कोर्स कंप्लीट करा दो। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जून तक मैं दोनों ग्रुप का आपका कोर्स कंप्लीट करा दूं। हाँ, अगर आप एक ग्रुप देने का मन कर रहे हैं जून में तो ये क्लासेस आपके काम की हैं, क्योंकि बेटे अप्रैल तक मैं ग्रुप 1 का कोर्स खत्म कर दूंगा, मई में फिर भी आपके पास में अच्छा खासा रिवीजन का टाइम बच जाएगा। आराम से, बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, बहुत आराम से, इजीली हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ओके सर, हाँ बस ग्रुप 1 में करना ये है कि जैसे मैंने चार्ट आर्ट बनवाया ना, जैसे मैंने चार्ट आर्ट बनवाया है, तो कोई भी टीचर ने कुछ भी पढ़ा के गया ना तो अपन ने उठाना और ऐसे चार्ट बना लेना। ठीक है, अपने एक अलग से नोटबुक मेंटेन करना। वैसे तो हर टीचर लिख लिख के पढ़ाते हैं, पूरे चार्ट वगैरह बनवाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो अपने रिवीजन के लिए बस कुछ नहीं, रात को ऐसा बैठ गए
चुपचाप एक पेन और पेपर लेके बैठ गए, जो जो जिस जिस सर ने पढ़ाया उसको पेपर पे लिखना अपन ने चालू कर दिया, बस इतना मोर देन इनफ है। आगे चलते हैं, ठीक है सर, डन। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन बेटे आपदाओं का या एक्सीडेंट का या इंसिडेंट्स का कोई भरोसा नहीं है, कब पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए बेटे मैं यहाँ पर 15 से 20 दिन कॉन्टिंजेंसी के लिए अलग से लेके चलता हूँ। कॉन्टिंजेंसी समझता ना क्या होता है? ठीक है, कॉन्टिंजेंसी का मतलब कल को अगर कुछ बुरा हो गया, कल को कुछ ऐसा हो गया, आगे पीछे हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो आप मान सकते हैं 15 दिन किस चीज़ के लिए हैं, कॉन्टिंजेंसी के लिए हैं। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग लगभग जून जुलाई अगस्त, यानी बेटे आपका 15 अगस्त तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट का। यानी 15 अगस्त को देश आज़ादी पर्व मनाएगा, तुम नवनीत अग्रवाल आज़ादी पर्व मना लेना, ठीक है। इस तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में शानदार 1 2 3 और आधा 3.5 महीने आपके पास में रिवीजन के लिए होंगे। 3.5 मंथ आपके पास में रिवीजन के लिए होंगे, ठीक है। अब होता गया है कि हमने जो फरवरी में पढ़ा है उसको आगे जाके हम भूल जाते हैं, 3 महीने बाद हमको खुद ही याद नहीं रहता हमने क्या पढ़ा है। तो बेटे जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा वैसे ही आपका टेस्ट पेपर हुआ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके टेस्ट पेपर होंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, ठीक है सर। बोथ एक साथ देने में रिस्क नहीं है ना, काय का रिस्क है, जो आदमी पढ़ेगा। देखो बेटा सीधा सीधा हिसाब किताब है, अगर तुम प्रॉपर 10 महीने तक पढ़ोगे, ठीक है, तो भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर तुमने 10 महीने ठीक से पढ़ाई नहीं है तो भी एक दिन से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बनने वाला, है कि नहीं। तो 10 महीने तक जो आदमी ईमानदारी से अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगा, अपने अकाउंट के सब्जेक्ट में बार बार कर रहा हूँ, ये बेटा डिस्क्लेमर ही समझ लो, मैं अपने अकाउंट के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जो बेटे ईमानदारी से 6 महीने तक अपनी क्लासेस अटेंड करेगा, जो मेरे पूरे के पूरे टेस्ट पेपर को ईमानदारी से लिखेगा, अपने आंसर को क्रॉस चेक करेगा, और जिसको जो भी डाउट आ रहे हैं वो ईमानदारी से अगर अपने डाउट को क्लियर करता रहेगा, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता, आई डोंट सी एनी रीजन कि आपका दोनों ग्रुप दिसंबर में क्लियर ना हो। मैं नहीं मान सकता ऐसा कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो सर यहां पर टेस्ट पेपर क्या क्या सीन रहेगा, तो बेटे आपके 3 तरीके के टेस्ट पेपर होंगे। अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की बात कर रहा हूं। सर 3 तरीके के टेस्ट पेपर कौन से होंगे, तो एक बेटे एक टाइप के जो टेस्ट पेपर होंगे वो होंगे आपके चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर का मतलब एक चैप्टर खत्म हुआ, मैं आपको 25, और ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर होंगे वो होंगे आपके 25 मार्क्स के। हर एक पेपर कितने का होगा, 25 मार्क्स का होगा। चैप्टर खत्म हुआ, मैंने आपको आपका टेस्ट पेपर देना है, आपने टेस्ट पेपर लेना है, आपको घर में बैठ के उसको सॉल्व करके देखना है। हाँ नहीं नहीं, कहीं पर घर में दिया तो भी चलता है, यहाँ बैठ के लिखना है तो यहाँ बैठ के भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास में अगर घर में ऐसा है कि सर पढ़ाई नहीं होती है तो यहाँ पर आराम से शांत जगह पे अरेंजमेंट करवा दूंगा, वहाँ बैठ के भी टेस्ट पेपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास में एक सजेस्टेड आंसर आएगा, आपको सजेस्टेड आंसर से अपने आंसर को चेक करना है। अगर ऐसा लगता है कि सर का आंसर गलत है या मुझसे कुछ नहीं बना, तो इमीडिएटली दूसरे दिन अगली क्लास में सबसे पहले आप अपने डाउट को डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। ओके सर। दूसरा होगा बेटे आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर। क्या होगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर। सर ये क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर क्या होते हैं, एक होंगे बेटे चैप्टर वाइज, एक होंगे बेटे क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर। क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर होंगे बेटे आफ्टर एवरी 4 चैप्टर, आफ्टर एवरी 4 चैप्टर, हर 4 चैप्टर के बाद, चारों चैप्टर को मिला के आपका एक टेस्ट पेपर अलग से हुआ करेगा, उसको कहते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर। मैं कहता हूं उसको क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर। तो जैसे ही आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हुए, आपको एक टेस्ट पेपर अलग से आएगा। 4 चैप्टर में जितना आपने पिछला पढ़ा है उसी का मिला के आपको एक टेस्ट पेपर आएगा। सर ये कितने मार्क्स के होंगे, ये होंगे आपके 50 मार्क्स के, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर कितने के रहा करेंगे, आपके 50 मार्क्स के रहा करेंगे, ठीक। ओके सर डन। और तीसरा होगा बेटे आपके फुल कोर्स टेस्ट पेपर। फुल कोर्स टेस्ट पेपर जैसे बेटे आपका 100% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 100% कोर्स कंप्लीट होने के बाद हर 15 दिन में आपका फुल कोर्स आपको एक टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। इन एवरी 15 डेज, जैसे कि बेटे मैंने बताया कि अप्रैल के एंड में आपके ग्रुप 1 का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्रैल के एंड में आपका ग्रुप 1 का कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप ये मान के चलें मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कुल मिला के हर एक महीने में 2 आपको फुल कोर्स टेस्ट पेपर लिखने ही लिखने हैं। तो अब सोचो इतने टेस्ट पेपर लिखने के बाद कहीं कोई रीज़न नहीं बच जाता कि आप बोलो कि सर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमसे नहीं बन रहा था,
क्योंकि इतने पेपर के अंदर तो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। समझ में आ गई? अरे इतना क्लियर है? ये होगा बेटे हमारे अकाउंट के आगे की जर्नी, यानी कैसे कैसे हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और क्योंकि मेरी डेडलाइन है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल तक कोर्स कंप्लीट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद बेटे मुझे कभी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए। और एक्स्ट्रा क्लास में कोशिश ये करूंगा कि ऐसे समय पे लूँ, जैसे आज अपनी कॉस्टिंग की क्लास नहीं है तो कॉस्टिंग की क्लास के समय में अपनी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो जब आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद शायद मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि चलो भाई वीक डेज में एक्स्ट्रा क्लासेस पॉसिबल नहीं हुई तो फिर संडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा है और टाइम हमारे पास में थोड़ा सा कम होता है। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताएं। और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बेटे मान सकते हैं कि उसके लिए क्लास खत्म हो गई है। बाय बाय। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताएं। जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बताएं। अदिति, विपिन, युवराज, राहत, अभिनव, उदय, शुभम। फीस स्ट्रक्चर बेटे आज मैं बनवा के ग्रुप में डलवा दूंगा। प्राजक्ता बेटे फीस स्ट्रक्चर जो भी होगा आपको बेटे ग्रुप की, आपके पास में ग्रुप की लिंक है? नहीं, वो टेलीग्राम की लिंक है क्या? अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप है क्या? हाँ, तो व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक है क्या? कम्युनिटी ग्रुप की लिंक निकल सकती है ना? निकल तो सकती है। हाँ, तो बेटे ग्रुप में मैं, अगर आप कम्युनिटी ग्रुप में सीएमए इंटर के कम्युनिटी ग्रुप में आप ऑलरेडी अगर एडेड है। अरे सौमिल सर की क्लास चालू हो गई? अच्छा, हाँ बेटे। सर इस साल एग्ज़ाम जनवरी में हुई थी बेटे, वो तो अभी तक क्या था, कोविड का इम्पैक्ट था, फिर इंस्टीट्यूट के ना बहुत सारी अंदर से रीस्ट्रक्चरिंग हुई है अभी, ठीक है। फिर उन लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। फिर बीच में आपने सुना भी होगा कि कई लोगों ने बड़े ऑब्जेक्शन उठाए थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बड़ी चीटिंग वगैरह हो रही है, तो बहुत सारी रीस्ट्रक्चरिंग भी हुई। उस चक्कर में बेटे यहाँ पे लेट सर व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हूँ सर। हाँ, तो बेटे आज मैं उस व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा वो डलवा दूंगा मैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, ऑफिस का नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो सब डल जाएगा। चलो बेटे, और किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं बेटे, ऐसी उम्मीद ना करें बेटे अनुष्का। 2013 का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में प्रपोज्ड और दिसंबर में ही हो जाएगा, क्योंकि अगले 8-10 महीनों तक इंस्टीट्यूट को जो भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है वो रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। जो भी उनको गड़बड़ियाँ, जो भी उनको गलतियाँ समझ में आई हैं, वो सारी गलतियों को अगले 8-10 महीनों के अंदर वो रेक्टिफाई कर लेंगे। इसलिए आप ये मान के चलें कि इस बार जो आपका अटैम्प्ट है वो दिसंबर में ही होगा, जनवरी तक बात आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो उतना ही रहेगा, ठीक है बेटे। जो जून अटेम्प्ट देने वाले हैं उनका पेपर भी जून में ही होगा, और जो दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं उनका पेपर भी दिसंबर में ही होगा, ठीक है। ओके सर, चलो बेटे फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं बेटे। शंखनाद बजाओ, शंख बजाओ, बाय बाय करो, चलो घर निकलेंगे। कल मिलेंगे सुबह 8:15 बजे। बाय। हाँ, मेरी क्लास बेटे 8:15 को ही होगी। मैंने पहली क्लास इसलिए रखी है ताकि आगे अगर किसी ने क्लास नहीं ली तो अपन एक्स्ट्रा क्लास लेने खड़े हो जाएंगे ना यार, समझा करना तो इसलिए अपन ने पहली क्लास रखी है। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि जल्दी खत्म करने के लिए करना पड़ता है ये सब।